नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। जैसा कि आपको विदित हो कि हमने चौहान वंश, चंदेल वंश और इसके साथ-साथ अन्य जितने भी वंश हैं सभी समाप्त कर दिए हैं। अब बचा है परमार वंश और इसके साथ-साथ चालुक्य वंश। इन दोनों वंशों को समाप्त करने के बाद हम दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पे हम चोल कालीन प्रशासन एवं चोल के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत के सेकंड लास्ट वंश जो कि है परमार वंश के बारे में। ठीक है, परमार वंश। याद रखें इनका जो शासन काल था वो मालवा क्षेत्र, वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जो परमार थे ये राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, अर्थात ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। आगे चल के राष्ट्रकूटों के क्षेत्रों को इन्होंने अपना अधिकार जमा कर इसे विस्तारित किया और परमार वंश की नींव रखी। अब बात करते हैं किसने परमार वंश की नींव रखी, तो याद रखिए उपेंद्र या कृष्णराज। ठीक है, उपेंद्र या कृष्णराज इन्होंने ये परमार वंश की नींव रखी। इसे इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि ये परमार वंश जो है ये विस्तृत इतना क्षेत्रों पे ये विस्तृत था, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र, इसके साथ-साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में अर्थात मालवा के क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। ठीक है, तो ये परमार वंश यहाँ तक विस्तारित था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे शासक हैं सीमक द्वितीय, जिन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परमाणु की स्वतंत्रता के जन्मदाता ये माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र होकर इन्होंने एक विस्तारित पूर्वक परमार वंश की नींव रखी थी। तीसरे जो शासक हैं ये हैं वाकपति मुंज। इनके बारे में हमें काफी अधिक पढ़ना है। ठीक है, इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि जो सबसे प्रिय उपाधि थी अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ तथा पृथ्वी वल्लभ इनकी उपाधियां हुआ करती थी। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें उत्पल राज एवं कवि मित्र भी कहा जाता है। तो ये सभी इनकी उपाधियां हैं। राष्ट्रकूट शासक खोटिक को हराकर इन्होंने मुंज की उपाधि धारण की थी, तो याद रखें। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रकूट शासक खोटिक को पराजित किया था। नेक्स्ट है धारा, मुंज सागर की स्थापना की थी। इन्होंने धारा शहर की भी स्थापना की जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा मुंज सागर की भी इन्होंने स्थापना की थी। आगे चल के हम देखेंगे कि इनके आगे आने वाले शासक उज्जैन को छोड़कर धारा को अपनी नई राजधानी बसाएंगे, जिनमें भोजराज जो है वो प्रमुख है। ठीक है, तो नेक्स्ट इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया था युद्ध में। लेकिन सातवीं बार जो तैलप था वो लक्ष्मी वर्ण को लेकर एक संघ बनाकर इनके ऊपर हमला करता है। और कहा जाता है कि अपने मंत्रियों के मना करने के पश्चात भी ये गोदावरी नदी को पार करते हैं युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्होंने तैलप को जो कि चालुक्य नरेश था उसे 6 बार पराजित किया था। इनके जो प्रमुख दरबारी हैं कौन कौन है, याद रखें पदमगुप्त, धनंजय, धनिक एवं हलायुद्ध इनके जो प्रमुख दरबारी हैं। ठीक है, ये सभी विद्वान हैं इनके दरबार के। नेक्स्ट शासक हम देखते हैं तो नेक्स्ट है सिंधुराज। याद रखें सिंधुराज की उपाधियां पूछी जाती है कि शशांक किसकी उपाधि है। ठीक है, मालवा राज, नारायण पाल, ये सभी इनकी उपाधियां हैं। इनके दरबार में एक हुआ करते थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इनकी रचना है नभ सहसांक चरित। ठीक है, इसमें सिंधुराज का विस्तार पूर्वक इनमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे प्रसिद्ध शासक हैं परमार वंश के, वो हैं भोज। इन्हें राजा भोज के नाम से भी हम जानते हैं। इनके ऊपर विभिन्न किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो राजा भोज जो थे इनकी जो उपाधि है, ठीक है, इनकी उपाधियां हैं त्रिभुवन नारायण, मालव चक्रवर्ती, नव साहसांक, नव विक्रमादित्य एवं कविराज। कविराज इनकी जो है प्रमुख उपाधि है। अभी इनके बारे में बताते हैं कि क्यों कविराज इन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखें ये राजा भोज ही थे जिन्होंने उज्जैन को हटाकर धारा को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो धारा को राजधानी बनाने वाले कौन प्रमुख हैं, वो है राजा भोज। इन्होंने धारा में संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना कराई थी, तथा सरस्वती यानी वाग देवी की इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अपने राजधानी में कराई। ठीक है, तो सरस्वती जी की इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई, साथ ही साथ संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना भी कराया। ठीक है,
भोजपुर तालाब का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा ही कराया गया था, ठीक है, ये भोजनगर में। साथ ही साथ चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण का श्रेय भी राजा भोज को ही जाता है। अब बात करते हैं कविराज, इनकी जो प्रमुख उपाधि है, आखिर इन्हें कविराज क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कुछ प्रमुख कारण हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख उपाधि थी कविराज क्योंकि इन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें भी लिखी थी। ये एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, बहुत बड़े लेखक भी थे, ठीक है। इन्होंने जो प्रमुख पुस्तकें लिखी जिसमें से है सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश एवं व्यवहार समुच्चय, जिसमें सरस्वती कंठाभरण एवं श्रृंगार मंजरी तथा तत्व प्रकाश प्रमुख हैं, ठीक है। इन्होंने चंपू रामायण भी लिखा था, ठीक है। तो पूछा जाए चंपू रामायण किसने लिखा, तो ये लिखा राजा भोज ने, ठीक है। याद रखिए ये जो सभी पुस्तकें लिखी गई थी, इन पुस्तकों में खगोल, कला, कोशराज, ठीक है, साथ ही साथ भवन निर्माण, काव्य, औषधि शास्त्र एवं घोड़ों की इलाज से संबंधित सभी प्रकार की इसमें पुस्तकें लिखी गई थी। तो याद रख राजा भोज जो थे एक बहुत 30 से अधिक पुस्तकें लिखी थी और कविराज इनकी प्रमुख उपाधि है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमार वंश का जितना भी संक्षिप्त इतिहास था हमने इस वीडियो में कवर किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चालुक्य वंश के इतिहास को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।